हाँ जी बचाओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम आज रिवीजन कर रहे हैं किसका, कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो मेरी बात समझना, मैं सबसे पहले जो चीज बता रहा हूँ आपको पहले उसको फोकस करना। पहले बताओ कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक बंदा आपको क्या देता है, आप उसको क्या करते हो। ऑफर का एक्सेप्टेंस क्या कहलाता है, प्रॉमिस। क्या कहलाता है, प्रॉमिस। या जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ promises forming consideration for each other। देखो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और तुमने प्रॉमिस किया है कि फीस दे देंगे, तो तुम मुझे फीस दोगे वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और मैंने तुम्हें पढ़ाऊंगा तो वो तुम्हारे लिए क्या है, कंसिडरेशन है। तो तुमने ऑफर दिया कि सर समझ से पढ़ना है, मैंने कहा पढ़ा देंगे, तो यहाँ दो प्रॉमिस हो गए। एक प्रॉमिस मेरा है पढ़ाने का, एक प्रॉमिस देने का नहीं, फीस देने का। तो ये हम दोनों के लिए क्या कहलाता है, कंसिडरेशन। और जब प्रॉमिस हुए हैं या सेट ऑफ प्रॉमिस हुए हैं जो एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, कंसिडरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट क्या हो बेटा, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है, ऑफर का होना, एक्सेप्टेंस का होना, कंसिडरेशन का होना, और एनफोर्सेबल बाय लॉ का होना। बताओ बेटा एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है। एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है जब आपका कंसिडरेशन क्या हो, लॉफुल हो। कंसिडरेशन क्या हो, लॉफुल हो। ये तब आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा जब जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या हो, 18+ हो। जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब मेजर हो, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या हो, साउंड माइंड हो। जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो फ्री कंसेंट हो, क्या हो, एंड मैनी मोर। मैं ये नहीं कह रहा हूं इतने ही होते हैं, एंड मैनी मोर, बहुत सारी शर्तें और है। ये शर्तें पूरी हो जाने के बाद क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो यू हैव टू परफॉर्म। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम्हारा प्रॉमिस है कि तुम मुझे पेमेंट कर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो इसका मतलब अब मुझे गुड्स भेजने पड़ेंगे एंड यू हैव टू पे, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब दोनों में से किसी एक ने मना कर दिया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। हम सामने वाले पे क्या लगा सकते हैं, पेनल्टी। अब क्या इसमें ये ऑप्शन है क्या कि देखते हैं भेजेंगे तो भेजेंगे, या भेजना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको भेजना ही पड़ेगा। नो इफ, नो बट, यू आर मस्ट। मतलब आपको भेजना पड़ेगा, जिसमें आप बहाना नहीं चलेगा कि यार देखते हैं सोचते हैं ये हो गया तो वो हो गया तो नहीं। ये परफॉर्म करना क्या है, मैंडेटरी है, मस्ट है। व्हाट द पॉइंट। ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट और होते हैं जिनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। एक तो एब्सोल्यूट आपको पता है, इसके अलावा दो और होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और एक होते हैं तुम्हारे कौन से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा किसके बारे में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है नो रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इम्पोज्ड बाय लॉ। इन्हें बोलते हैं रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इम्पोज्ड बाय लॉ है। कानून कहता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
जैसे कि एक बात बताओ, मान लो मुझे किसी का मोबाइल गिरा हुआ मिला क्लास के अंदर, मुझे क्या करना चाहिए? उसको संभाल के रखना चाहिए, ट्रू ऑनर को ढूंढना चाहिए और ट्रू ऑनर को रिटर्न कर देना चाहिए। ये क्या मोरल साइंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको? ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहा हूं। मतलब कि उसको संभाल के रखना तुम्हारी अब क्या है, जिम्मेदारी है। सर किस बात की जिम्मेदारी? उसने कोई ऑफर थोड़ा ना दिया था कि संभाल के रखना, या हमने कोई एक्सेप्टेंस दिया था। तो कई बार क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, 18 प्लस, साउंड माइंड होना जरूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ना कोई ऑफर हुआ था, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, रियल सेंस में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। बट कानून ने हम पे इन्हें क्या किया है, थोपा है कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट से दो बातें होती है। क्या होती है? राइट एंड ड्यूटीज। बताया था मैंने आपको। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, वहां पर दो बातें होती है, राइट एंड ड्यूटीज। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं होता। राइट एंड ड्यूटीज के अलावा कुछ भी नहीं है। दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों के पास में कुछ ना कुछ राइट आएंगे, कुछ ना कुछ ड्यूटीज आएगी। लेकिन वो राइट्स एंड ड्यूटीज कब आएंगे? एक ऑफर देगा, दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ना कोई ऑफर हुआ, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, फिर भी राइट आ जाएंगे और फिर क्या आ जाएगी? ड्यूटी। मतलब क्या, अगर तुम्हारा मोबाइल तुम यहाँ भूल गए, मुझे मिला, मैंने संभाल के नहीं रखा, इधर उधर हो गया, तो क्या जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम क्या मेरे से क्लेम कर सकते हो? यस, इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर उस मोबाइल को संभाल के रखने में मेरा कोई खर्चा हो गया, क्या मैं तुमसे मांग सकता हूं? यस, इम्पोज्ड बाय। तो ये वो राइट एंड ड्यूटीज नहीं है जो तुमने म्यूचुअली क्या किए थे, डिसाइड किए थे। ये वो राइट एंड ड्यूटीज है जो कानून ने तुम पे क्या किए हैं, इम्पोज, थोपे हैं। और ऐसा कब होता है? आइए स्टडी मैट पर, कि एक है टॉपिक कौन सा, कंटिजेंट, और एक है टॉपिक बेटा कौन सा इसमें, क्वाजी। पहले हम क्या कवर कर रहे हैं? क्वाजी कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? कंटिजेंट के बारे में। तो बताइए, रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, ना कोई ऑफर हुआ, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वैसी ही ड्यूटीज तुम पे आ जाती है जैसी ड्यूटीज किसी रियल कॉन्ट्रैक्ट में होती है। इसमें तुम्हारे पास वैसे ही राइट आ जाते हैं जैसे राइट तुम्हारे पास रियल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं इम्पोज्ड बाय लॉ, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी का मतलब होता है अर्ध। ये हाफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि राइट एंड ड्यूटीज तो कॉन्ट्रैक्ट वाली है, लेकिन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। समझे बात ना? राइट एंड ड्यूटीज तो कौन सी वाली है? कॉन्ट्रैक्ट वाली है, बट रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। इम्पोज्ड बाय क्या होते हैं बेटा? ये लॉ होते हैं। ऐसा कब होता है? आइए फर्स्ट केस बताइए बेटा, क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? नो। लेकिन अगर लॉ कहता है कि माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई किया है, क्या सप्लाई किया है? नेसेसरीज। क्या सप्लाई किया है बेटा माइनर को आपने? नेसेसरीज। नेसेसरी क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, पैसा। पैसा किस पर्पज से? पर्पज देखा जाएगा, लग्जरी के लिए दे रहे हो या नेसेसरी के लिए दे रहे हो। अगर पैसा माइनर को दिया जा रहा है लग्जरी के लिए या नेसेसरी के लिए? नेसेसरी के लिए। तो वो पैसा आप माइनर से पर्सनली तो नहीं, बट उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी से रिकवर। जैसे कि एग्जांपल लेके बोलता हूँ, एक माइनर मेरे पास आके बोलता है कि सर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनका फ्यूनरल करना है। क्या करना है? फ्यूनरल। तो मैंने कहा तेरे पापा तो बहुत अमीर थे यार, तू पैसा मेरे से मांगने क्यों है? कि पापा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में, मैं निकाल नहीं सकता। वो निकाल सकता है क्या? नहीं। पापा के पास जमीन है, मकान है, मैं बेच नहीं सकता। पापा के पास गोल्ड था, बट मैं बेच नहीं सकता। पापा के पास शेयर थे, लेकिन मैं बेच नहीं सकता। तो बताओ, अगर मैं उस माइनर को इस सिचुएशन पे हेल्प करूं या नहीं करूं? तो मैंने माइनर के पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए पैसा दे दिया। माइनर ने मुझे आके बोला कि सर छोटे भाई को पढ़ाना है, वो भी माइनर ही होगा। बुढ़ी दादी है, बीमार है, उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, पैसा चाहिए, मैंने उसको पैसा दे दिया। तो क्या मैं वो पैसा उस माइनर से रिकवर कर सकता हूं? यस और नो? कर सकता हूं, बट माइनर पर्सनल लाइबल नहीं है। अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में से मैं वसूल कर सकता हूं। सिंपल तरीका क्या है? जितना भी माइनर पे आपने पैसा खर्च किया उसकी नेसेसिटीज के लिए, उसकी नेसेसिटीज के लिए। नेसेसिटी क्या होता है?
नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए जो जो चीज चाहिए होती है, वो चीज अगर माइनर को आपने अवेलेबल करवाई है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, वो जो आपने उसको अवेलेबल करवाया है, तो उसका पैसा आप उसकी प्रॉपर्टी में से क्या कर सकते हो, वसूल कर सकते हो। कैसे? जितना भी खर्चा आपने किया, लिस्ट बनाओ, कोर्ट को जमा कराओ, कोर्ट ऑर्डर दे देगी और कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी में से आपको पैसा दिलवा देगी। कौन दिलवा देगी बेटा? कोर्ट। लेकिन क्या ऐसा कोई ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ माइनर के साथ? हुआ। माइनर वाला तो वैसे भी वैलिड नहीं होता है, लेकिन माइनर को अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हो, नेसेसिटीज, चाहे माइनर को या माइनर के छोटे भाई को, छोटी बहन को, माइनर की बूढ़ी दादी को, मतलब हर वो बंदा जिसको केयर करने के लिए माइनर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, अगर उनको आपने नेसेसिटीज क्या किया है, सप्लाई किया है, तो वो पैसा माइनर की प्रॉपर्टी में से वसूल किया जा सकता है। कोर्ट दिलवा देगी अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो, और माइनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो भूल जाओ। बात समझ आ गई? तो रियल सेंस में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि माइनर का है, फिर भी इसे रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, इम्पोज बाय लॉ। बात समझ आ गई? देखो सिंपल सी बात है, हेल्प सब कर देते हैं, लेकिन हर इंसान क्या चाहता है, आज मैं हेल्प कर दूं तो कल मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए, तो लॉ आपको अपना पैसा वापस दिलवा दे। सेकंड नंबर समझ में आ गया ना कंप्लीट? बी नंबर कहता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। एक बात बताओ, तुमने एक लैंड लीज पे ले ली, समझते हो लीज क्या होता है? लैंड होता है या तो आप खरीद लेते हो या 15 20 25 साल के लिए लीज पे लेते हो। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर लैंड हमेशा आपको लीज पे मिलती है। आपने एक लैंड लीज पे ले ली, लैंड पे लगता है म्युनिसिपल टैक्स। क्या लगता है? बड़ी जमीनें जो होती है ना उस पे लगता है म्युनिसिपल टैक्स। क्या लगता है? म्युनिसिपल टैक्स। जो भरता कौन है? ऑनर। और तुमने क्या किया है, लैंड को लीज पे लिया है। तुमने लैंड को लीज पे ले लिया, उस पे बिल्डिंग बना ली, उस पे मशीनें लगा दी, उसमें अपना रॉ मटेरियल भर दिया, काम स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसके ऑनर ने म्युनिसिपल टैक्स जमा नहीं करवाए। क्या जमा नहीं करवाए? म्युनिसिपल टैक्स। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग को सीज कर दिया। तुमने लैंड के ऑनर को बोला भैया आप पेमेंट कर दो यार म्युनिसिपल टैक्स का, ताकि मेरी जमीन, मुझे मेरी बिल्डिंग वापस मिल जाए। तो उस ऑनर ने आपको बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन, भूल जाओ जो इन्वेस्टमेंट किया था, भूल जाओ, या दूसरा ऑप्शन तुम एक बार अपनी जेब से क्या कर दो, पेमेंट कर दो। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अपनी जेब से क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि वहां पर तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। किसके लिए? अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए आपने एक बार अपनी जेब से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। याद रखना किसके लिए? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन सा इंटरेस्ट? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। उसको बचाने के लिए आपने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया। क्या बाद में वो पैसा आप लैंडलॉर्ड से मांग सकते हो? सोच के देखो, क्या उसने आपको कहा था एक बार तुम पे कर दो बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा? नहीं ना, वो तो आपने वॉलेंट्री पे किया है। लेकिन क्यों वॉलेंट्री पे किया? किस बात की पंचायती आई थी तुम्हें? किस बात की पंचायती? अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लॉ कहता है कि यू हैव ए राइट कि वो पैसा बाद में लैंडलॉर्ड से मांग सकते हो, नहीं दे तो उस पर कोर्ट में केस कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, तेरा बर्थडे, तूने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, सर बर्थडे पे आना है, मैं चला गया, लास्ट में जाते जाते होटल का बिल मैंने पेमेंट कर दिया, क्या वो बाद में मैं आपसे मांग सकता हूँ? मैंने कौन सा अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया था? क्या ये बेमतलब की पंचायती थी? बेमतलब की पंचायती का पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अगर पेमेंट किया था किस लिए, टू प्रोटेक्ट योर ऑन इंटरेस्ट, तो वो पैसा आप सामने वाले से मांग सकते हो। जैसे कि मैंने एक दुकान किराए पे ले ली, मकान मालिक गया हुआ है फॉरेन, उस दुकान का जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी मोटा मेंटेनेंस का खर्चा होगा, बड़ा मेंटेनेंस खर्चा होगा तो मकान मालिक पे करेगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। लेकिन वो मकान मालिक के लिए वॉलेंट्री होगा, मतलब के मकान मालिक की इच्छा से होगा। अब सोचो मकान मालिक गया हुआ है फॉरेन, दुकान के अंदर मान लो जो सीलिंग होती है उसमें क्रैक आ गया। अब दो बातें हो सकती है, या तो वो मकान गिर सकता है, वो दुकान गिर सकती है। क्या करूं? या तो मकान मालिक के आने का वेट करूं, या मैं वो सारा खर्चा कर दूं, क्योंकि मेरा सामान है, मेरी मशीनें लगी हुई है, मेरा स्टॉक पड़ा है। क्या करूं? मैंने वो सारा मेंटेनेंस पे कर दिया, क्या मकान मालिक से मांग सकता हूँ? क्या तुमने कोई ऑफर दिया था, या उसने कोई ऑफर दिया था, या कोई एक्सेप्टेंस हुआ था? नहीं। आपने बेमतलब की पंचायती की है क्या? नहीं। अपने
फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, आप उससे क्लेम कर सकते हो। तो मतलब लाइबिलिटी किसी और की थी, पे कर दिया आपने टू प्रोटेक्ट योर ऑन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यू हैव अ राइट कि वो पैसा सारा रिम्बर्समेंट आप सामने वाले से मांग सकते हो। लेकिन रियल सेंस में कोई ऑफर, कोई एक्सेप्टेंस, नो। रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। थर्ड नंबर बताइए, एग्जांपल लेता हूं। प्रशांत सर ने मुझे बोला मनीष सर समर्थ में लॉ पढ़ाना है। प्रशांत सर ने मुझे क्या बोला, मनीष सर समर्थ में लॉ पढ़ाना है, फाउंडेशन में। इंटर में पढ़ाना है कोस्ट एफएम। 11th-12th में पढ़ाना है बिजनेस स्टडीज प्लस बीकॉम प्लस ये प्लस ये प्लस ये। पढ़ा लोगे क्या? मैंने कहा पढ़ा लेंगे। कब से आओगे? मैंने कहा कल से आ जाऊंगा। मैंने समर्थ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 1 साल 2 साल पढ़ाया, 2 साल हो गए। मैंने प्रशांत से बोला सर पेमेंट तो करो यार। प्रशांत से कहते हैं मनीष सर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? जब उसमें कंसिडरेशन हो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो कहीं कंसिडरेशन था ही नहीं। आप मेरे लिए पढ़ाओगे क्या? मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बदले में पैसा दूंगा? तो रियल सेंस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पैसे की बात तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं हुई नहीं थी। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा मरवा दिया यार। फिर मैंने गौर से देखा कि प्रशांत सर तुमसे पैसा ले रहे हैं फीस का और मुझे नहीं दे रहे हैं। क्या मेरे पास पैसा मांगने का राइट है या नहीं है? लॉ ये राइट मुझे दिलवाएगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पहला बताइए, जो काम मैंने प्रशांत सर के लिए किया, क्या वो लव एंड अफेक्शन में था, ग्रेटुटस, या नॉन ग्रेटुटस था? नॉन ग्रेटुटस था। क्या था? नॉन ग्रेटुटस। क्या था? नॉन ग्रेटुटस था। अच्छा, जो काम मैंने प्रशांत सर के लिए नॉन ग्रेटुटस किया, उससे प्रशांत सर को बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? प्रशांत सर को उससे क्या हुआ है? अदर पार्टी को उससे बेनिफिट हुआ है। अच्छा, मैंने कोई इलीगल काम किया है, लीगल काम किया है? लीगली किया है ना। मतलब कि आपने जो काम किया वो लॉफुल था, नॉन ग्रेटुटस था, और लास्ट क्या बोलता है, उससे सामने वाली पार्टी को कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है। भले ही रियल सेंस में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन की बात नहीं हुई थी, फिर भी इसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंड प्रशांत सर हैव टू पे रीजनेबल अमाउंट टू मी। वो क्या पे करेंगे? उसका रीजनेबल अमाउंट। लेकिन हाँ, रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मैंने कोई भी काम प्रशांत सर के लिए किया जो क्या था, नॉन ग्रेटुटस, प्रशांत सर को उससे बेनिफिट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं था, तो रियल सेंस में तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा इम्पोज बाय लॉ, और मेरे पास में राइट होगा कि मैं प्रशांत सर से रीजनेबल पैसा क्लेम कर सकता हूँ। गॉट द पॉइंट? क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन। किसके ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं? ये ऑब्लिगेशन किसका है? पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट। किसने एंजॉय किया था? प्रशांत सर ने। मेरी जो नॉन ग्रेटुटस सर्विसेज थी उसका बेनिफिट किसको मिला था? प्रशांत सर को। उनको फीस मिली नहीं मिली, बस मुझे नहीं पे कर रहे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं था। लॉ क्या कहता है? इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा और रीजनेबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो काम मैंने किया था बेटा वो कौन था? कौन सा वाला काम था बोलोगे तो? नॉन ग्रेटुटस। समझ गए? तो बिना कंसिडरेशन की भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? वैलिड माना जाएगा। 4th नंबर, आपको कोई एसेट गिरा हुआ मिला किसी का, गोल्ड की चेन मिली, मोबाइल मिला, ट्रू ऑनर को आइडेंटिफाई करोगे नहीं करोगे? उसको रिटर्न करोगे नहीं करोगे? जब तक नहीं मिलेगा संभाल के रखोगे नहीं रखोगे? तो उसको ढूंढने में, संभाल के रखने में जो आपका पैसा लगा, क्या वो ट्रू ऑनर से मांगोगे नहीं मांगोगे? यू हैव ए राइट और नॉट? किस बात का राइट? कोई ऑफर हुआ था, कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, कोई रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। फिर भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। तो क्या कहता है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है उसकी ड्यूटी है प्रॉपर केयर करना, नॉट टू यूज द गुड्स। आप उस गुड्स को पर्सनल यूज नहीं कर सकते हो। ट्रू ऑनर को लौटाना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर किस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो रियल सेंस में तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। ड्यूटीज मेरे ऊपर वही आ जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट में होती है, और राइट आ जाएगा सामने वाले से पैसा मांगने का। जो राइट नॉर्मली कब आता है? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी आई हैव अ राइट इम्पोज्ड बाय लॉ, resembling to contract, quasi contract, imposed by law. Got the point? Next, एक बात बताओ, एक बात समझना, मनी पेड बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। देखो, मेरा दुकान है, मेरी दुकान है, उस दुकान का नाम है खत्री एंटरप्राइजेस। नाम क्या है दुकान का? खत्री एंटरप्राइजेस। मैंने सप्लायर को फोन करके बोला कि भैया पैसा मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, दुकान पे माल भेज दो।
उसने दुकान का नाम क्या है बताओ? खत्री एंटरप्राइजेस। तो उसने एक रिक्शा वाला या ठेला वाला या लोड बोडी वाले को क्या बोला? ये गुड्स पकड़ और खत्री एंटरप्राइजेस पे जाके देके आ जा। मेरी दुकान से 7-8 दुकान पहले एक दुकान और है, खत्री ब्रदर्स। क्या नाम है दुकान का? खत्री ब्रदर्स। तो वो ठेले वाला रिक्शा वाला जो था वो गलती से कहाँ देके आ गया? खत्री ब्रदर्स पे देके आ गया। तो बताइए खत्री ब्रदर्स वाले की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मुझे रिटर्न करे या नहीं करे? कोई ऑफर हुआ था, कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, फिर भी ये राइट हैंड ऑब्लिगेशन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं मनी। मनी का मतलब केवल पैसा नहीं है, गुड्स भी कवर्ड है। तो मनी या गुड्स अगर बाय मिस्टेक अगर किसी को डिलीवर हुए हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो आपको वापस रिटर्न करके जाएगा। और किसी के साथ कोर्जन में, कोर्जन समझते हो? उत्पीड़न, मारना पीटना, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से भी अगर आपने उससे उसका एसेट ले लिया है, इलीगल तरीके से भी अगर आपके पास कोई पैसा आ गया है, कोई एसेट आ गया है, तो यू हैव टू रिटर्न दोज एसेट्स और मनी टू द पर्सन। रिटर्न करना पड़ेगा। कोई ऑफर हुआ था? नहीं। कोई एक्सेप्टेंस हुआ था? नहीं। लेकिन जो पैसा इलीगल तरीके से, गलत तरीके से, अनड्यू तरीके से आपके पास में आया, बाय मिस्टेक आया, तो यू हैव टू रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑनर। तो क्या ओरिजिनल ऑनर ने बोला था कि पहले तेरे पास में आएगा, तू मुझे लौटा देना? तो ना कोई ऑफर हुआ था, ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, फिर भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए ना? एनफोर्स्ड बाय लॉ, एनफोर्स्ड बाय लॉ, इम्पोज्ड बाय लॉ। तो ये कहलाते हैं तुम्हारे क्या बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम्हारे पास 1 मिनट है, फटाफट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का जो ये पैराग्राफ दे रखा है वो पढ़ें फटाफट। हो गया क्या बेटा? समझ में आ गई सारी बातें? आइए, टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए जहां पर आपने सामने वाले को बोला है कि भाई साहब परफॉर्म तो कर देंगे। परफॉर्म मीन्स क्या? गुड्स भेज देंगे, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो गुड्स भेज देंगे। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसी एग्जांपल से हम पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिकली 2 एग्जांपल दूंगा, अब समझना। फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, मैं हूं सेलर और तुम कौन हो बेटा? बायर। सेलर आपको क्या भेजेगा? गुड्स, एंड यू हैव टू पे। एब्सोल्युटली पे करना पड़ेगा और एब्सोल्युटली मुझे गुड्स भेजना पड़ेगा। नो इफ, नो बट। ऐसा होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में जो पढ़ा है। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंटिजेंट के बारे में। तुमने मेरे से क्या मांगा? गुड्स। मैंने कहा देखो भाई साहब, बात ये है, जो गुड्स आपको चाहिए ना वो यूएसए से आ रहे हैं, मतलब कि किसी फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। अभी समुद्र में जो होता है ना शिप, उसमें है, जो पानी का जहाज अभी उसमें आ रहा है। मैं आपको ये सारा माल दे दूंगा। कब दे दूंगा? अगर ये शिप इंडिया आ गया तो। शिप इंडिया आ गया तो। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट शिप देने का है, शिप को बुलाने का है, या गुड्स देने का है? तो बताओ, मैं तो आपको क्या दूंगा? गुड्स। आप मुझे क्या करोगे? पेमेंट। ये दोनों कहलाते हैं कंसीडरेशन। क्या कहलाते हैं? कंसीडरेशन, या जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस क्या है? सेलर की परफॉर्मेंस क्या है? गुड्स भेजना। बायर की परफॉर्मेंस क्या है? पेमेंट करना। लेकिन डिपेंड किस पे करता है? शिप के आने पर। तो शिप का आना इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कहलाता है इवेंट। क्या कहलाता है? इवेंट। क्या कहलाता है? इवेंट। बताओ, मैं क्या बोलूंगा आपको? भाई साहब, आपको गुड्स चाहिए, मैं भेज दूंगा, बट डिपेंड किस पे करता है? शिप के आने पर। अगर शिप आ गया तो मैं आपको माल भेज दूंगा, शिप आ गया तो मैं आपको माल भेज दूंगा। समझ गए बात बेटा? शिप आ गया तो। इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है? शिप का आना या गुड्स को भेजना, पेमेंट करना। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है? शिप के आने पर। पहला क्वेश्चन, क्या शिप इंडिया आएगा या नहीं आएगा?
हो सकता है डूब जाए, समुद्री लुटेरे उसको लूट ले, समुद्र के अंदर बाढ़ आ गई, मतलब तूफान आ गया, बाढ़ के आ गई, पागल है क्या कि समुद्र में बाढ़ आ गई? पागल है तो क्या सहती है? समुद्र में क्या आ गया, तूफान आ गया, वो शिप क्या हो गया, डूब गया। हो सकता है ऐसा हो जाए, तो बताओ शिप आएगा या नहीं आएगा? ये कहलाता है क्या है, अनसर्टेन। क्या है, क्या है बोलो गधों, अनसर्टेन। शिप आएगा या नहीं आएगा, बताओ ये क्या है, अनसर्टेन। दूसरा, क्या मेरे कंट्रोल में है? मैं जाके समुद्र में तैर के उसको शिप को लेके आ जाऊंगा खींच के, ये मेरे कंट्रोल की क्या है, बियॉन्ड कंट्रोल। किसके कंट्रोल के बियॉन्ड है, बायर या सेलर? दोनों के, ना सेलर के कंट्रोल में ना बायर के कंट्रोल में, दोनों के कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो ये अनसर्टेन है। दूसरा, बियॉन्ड द कंट्रोल है। तीसरा, मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं शिप आ जाए, मैं चाहता तो हूं, बट क्या मेरे चाहने से हो जाएगा? तो क्या कहता हूं मैं, नॉट मियर विल। विल का मतलब इच्छा। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मात्र मेरी इच्छा पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सिंपल भाषा में बोलूं, ये मैं चाहता हूं हो जाए, बट इट्स नॉट टोटली विद इन माई विल। ये चीज होगी या नहीं होगी, ये मैं चाहता हूं हो जाए, बट नॉट विद इन द विल, मात्र मेरी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। बस में आ गई। तो बताइए इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस क्या है, माल भेजना, प्रॉमिस क्या है, पेमेंट करना। परफॉर्मेंस क्या है, गुड्स देना। परफॉर्मेंस क्या है, पेमेंट करना। लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, शिप के आने पर। ये शिप का आना क्या कहलाता है, इवेंट। इसको बोलते हैं कोलेटरल इवेंट। क्या बोलते हैं, कोलेटरल इवेंट। क्या बोलते हैं, कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट वो हो गए जिन इवेंट पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, जिन इवेंट पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, जिन इवेंट पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, ये कहलाते हैं तुम्हारे कौन सा इवेंट, कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट वो होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, सर्टेन होते हैं या अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। क्या कोलेटरल इवेंट का मतलब परफॉर्मेंस है? कोलेटरल इवेंट परफॉर्मेंस है क्या? नहीं, कोलेटरल इवेंट वो इवेंट है जो परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं है, बट हमारा परफॉर्मेंस उस इवेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बताइए एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको बोला कि भाई साहब मैं आपको गुड्स दे दूंगा अगर आपने पेमेंट कर दिया तो। बताइए क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने आपको बोला कि भाई साहब मैं आपको गुड्स दे दूंगा अगर आपने पेमेंट कर दिया तो। बताइए क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ, मैं आपको गुड्स दूंगा वो क्या है, कंसीडरेशन। तुम पेमेंट करोगे क्या है, कंसीडरेशन। इसमें इवेंट का है, कौन सा ऐसा इवेंट है जिसपे ये डिपेंड करता है, कोई इवेंट है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर आज बारिश हो गई तो कंसीडरेशन तो क्या है, 500 रुपए। डिपेंड किस पे करता है, तो बारिश क्या परफॉर्मेंस का पार्ट है, क्या बारिश करवाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना? ये बारिश हमारे लिए क्या है, इवेंट है। कौन सा इवेंट है, कोलेटरल इवेंट। जो ना की जो ना तो परफॉर्मेंस का पार्ट है ना प्रॉमिस का पार्ट है, अनसर्टेन है, मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। मैं चाहता हूं हो जाए, बट होगी या नहीं होगी मेरे विल पर कंट्रोल उसका नहीं है। विल में है बट विल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बात समझ आ गई? अच्छा अब सर बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से होता क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है तुम बताना। बताइए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको माल दे दूंगा अगर शिप इंडिया आ गया तो। बताओ तुम मुझे कब बोलोगे कि खत्री जी अब तो गुड्स देना ही पड़ेगा, खत्री जी अब तो माल भेजना ही पड़ेगा, अब आप मना नहीं कर सकते हो। तुम मुझे कब बोलोगे ऐसा, शिप इंडिया आ गया तो, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज तुम मुझे, देखो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ अभी है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, अगर वो शिप आ गया तो इसकी एनफोर्सेबिलिटी कब क्रिएट होगी, अगर वो शिप आ गया तो। कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कंटीजेंट है, अभी एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल कब होगा, अगर वो शिप इंडिया आ गया तो। वो शिप का आना या नहीं आना क्या कहलाता है, इवेंट। कौन सा इवेंट, कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल इवेंट क्या होते हैं, जो प्रॉमिस का पार्ट होते हैं या परफॉर्मेंस का पार्ट होते हैं, जो ना प्रॉमिस का पार्ट है ना परफॉर्मेंस का पार्ट है। कोलेटरल इवेंट वो होते हैं जो सर्टेन होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, जो तुम्हारे विल में होते हैं, जो विल में नहीं होते हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेटरल इवेंट। आया ना? तो बताइए, दोबारा बताइए,
क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही एनफोर्सेबल होते हैं? कब एनफोर्सेबल होते हैं? अगर वो कोलेटरल इवेंट हैपन हो गया तो ये डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। कौन सा इवेंट? कोलेटरल इवेंट। तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? अगर ये वाला इवेंट हैपन हो गया तो, अदरवाइज नहीं हो। समझ गए बात? एक एग्जांपल और दूं। देखो, तुम हो बायर। कौन हो? बायर वन। मैं कौन हूं? सेलर। तुमने मुझे गुड्स का क्या दे दिया? ऑर्डर। क्या दे दिया? गुड्स का ऑर्डर। मैंने गुड्स क्या कर दिए बेटा? पैक। और तुमने एक यहां से भेजा हुआ है क्या? कोई व्हीकल भेजा हुआ है, कोई शिप भेजा हुआ है। मान लेते हैं तुम यूएसए के बायर हो। कौन से बायर हो? यूएसए के। तुमने यूएसए के बायर हो, तुमने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने माल पैक कर दिया। तुमने मुझे बोला खत्री जी वैसल, समझते हो वैसल, पानी का जहाज, शिप। शिप रवाना हो रखा है, माल शिप के थ्रू क्या कर देना? भेज देना। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। माल शिप के थ्रू मैं क्या कर दूंगा? रवाना कर दूंगा। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? खत्री जी अभी तक नहीं भेजा। तो माल भेजना किस इवेंट पे डिपेंड करता है? उस शिप के आने पर। तो तुम मुझे कब बोलोगे खत्री जी माल नहीं भेज रहे? अगर शिप इंडिया आ गया तो उससे पहले तो नहीं मांग सकते ना। अब सुनना मेरी बात। बायर टू मुझे आके बोलता है कि सर गुड्स चाहिए। क्या चाहिए? उसने एग्जैक्टली वही गुड्स मांगे हैं जो मैंने पैक कर रखे हैं। तुम समझ गए ना? मैं सेलर हूं, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बायर टू। बायर टू ने मेरे से एग्जैक्टली क्या माल मांगा है? जिस चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मेरा किसके साथ हो रखा है? बायर वन से। अब तुमने मेरे से माल मांगा है, मैंने पता है तुम्हें क्या बोला कि भाई साहब ये माल मैं आपको बेच दूंगा अगर बायर वन का शिप इंडिया नहीं आया तो। बताओ क्या मुझे अब आपको माल बेचना ही पड़ेगा? बताओ मुझे बायर वन को माल कब देना पड़ेगा? शिप इंडिया आ गया तो। वो डिपेंड करता है उस शिप के आने पर, ऑन हैपनिंग। और जो बायर टू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने उसको बोला है कि मैं आपको माल दे दूंगा अगर बायर वन का शिप इंडिया नहीं आया तो। बताओ बायर टू मुझे कब बोलेगा खत्री जी माल भेजो? भेजना ही पड़ेगा जब वो शिप इंडिया नहीं आएगा तो। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नॉन हैपनिंग पे, नॉट हैपनिंग पे। तो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं। बात समझ आ गई? आना फटाफट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्या बता दो? आ जाओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन क्या दे रखी है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट। कौन सा वाला इवेंट बेटा? कोलेटरल इवेंट डज और डज नॉट हैपन। बताओ पहले वाले एग्जांपल में ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? शिप इंडिया आ गया तो। और दूसरे वाले एग्जांपल में जो बायर टू के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कब एनफोर्सेबल होगा? अगर पहले वाले का शिप इंडिया नहीं आया तो वो शिप का आना या नहीं आना क्या है? कोलेटरल इवेंट। क्या है बेटा? कोलेटरल इवेंट। बताइए कोलेटरल इवेंट के और एग्जांपल दीजिए। बताइए मैंने मैंने तंबोली को दे दिया लोन और यश ने दी है गारंटी। बताओ मैं यश से पैसा कब मांगूंगा? अगर तंबोली ने पेमेंट नहीं किया तो बताओ यश से पैसा मांगने का राइट मेरे पास कब आएगा? अगर तंबोली ने पेमेंट नहीं किया तो तंबोली का पेमेंट करना या नहीं करना क्या है? कोलेटरल इवेंट। समझ गए ना? तो क्या कहता है? इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट। बताओ मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी ही देगी। कब देगी? अगर डैमेज हुआ तो। दूसरा इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? देखो तुम मेरे पड़ोसी हो, मैं अपने मकान में कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ। तुमने मुझे क्या बोला कि सर आपके मकान के कंस्ट्रक्शन में अगर मेरे मकान को कोई नुकसान पहुंचा तो। मैंने कहा 2 लाख रुपए दे दूंगा या जितना तेरा लॉस होगा मैं कंपनसेट कर दूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें आप कह रहे हो कि हम तेरे लॉस को क्या कर देंगे? कंपनसेट। कब कर देंगे? अगर लॉस हुआ तो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अभी एग्जांपल दिया था तुमने मुझे क्या दी थी? गारंटी। कब मांगूंगा तुमसे मैं पैसा? अगर तंबोली ने पेमेंट नहीं किया तो।
तो इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। बताओ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? कोलेटरल इवेंट। बताओ कोलेटरल इवेंट क्या होता है? जो प्रॉमिस का पार्ट होता है या परफॉर्मेंस का पार्ट होता है? तो ये कहते हैं कि जो ना तो परफॉर्मेंस का पार्ट है और जो ना ही कंसीडरेशन का पार्ट है, मतलब कि ना तो वो प्रॉमिस का पार्ट है ना वो कंसीडरेशन का पार्ट है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कोलेटरल इवेंट कहा जाएगा। बस में आ गई। तो कंटीजेंट इवेंट के कुछ क्या दे रखे हैं बेटा? एसेंशियल्स क्या दे रखे हैं? बताइए ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट्स। हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा, जिस इवेंट की बात कर रहे हो वो कौन सा होना चाहिए बेटा? कोलेटरल। मैंने तुम्हें कहा फीस जमा करवा दोगे तो पढ़ा दूंगा। बताइए कोलेटरल इवेंट क्या है इसमें? फीस जमा करवाना प्रॉमिस का पार्ट है, पढ़ाना भी प्रॉमिस का पार्ट है। यहाँ पर कोई कोलेटरल इवेंट नहीं है, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बस समझ आ गई? कदम बस समझ आ गई। अब मुझे बताओ, तुमने मुझे बोला खत्री जी गुड्स चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा सर मैं आपको गुड्स भेज दूंगा अगर बन गए तो। बताओ कंटीजेंट है या नहीं है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बनेंगे या नहीं बनेंगे वो मेरे क्या है? कंट्रोल में है। मैं चाहूंगा तो बन जाएंगे, नहीं चाहूंगा तो नहीं बनेंगे। तो बताओ कंटीजेंट कहाँ हुआ? कंटीजेंट तो वो होते हैं जो किसी कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करे, लेकिन वो कोलेटरल इवेंट भी क्या होना चाहिए? अनसर्टेन, तो तुम्हारे कंट्रोल के भी हो। मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ गुड्स बन जाए? वो मेरे चाहने से बन भी जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, ये नहीं चाहता हूँ शिप आ जाए, लेकिन मेरे आने से, मैं चाहने से वो होगा नहीं, वो मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है। सी नंबर पॉइंट क्या कहता है? कंटीजेंट इवेंट वो होता है जो आपकी विल, जो आपकी मियर विल, मात्र इच्छा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कल अगर मेरा मूड हुआ तो मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। बताइए क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? वो तो मेरे विल में है। जो चीज मेरे विल में है फिर वो कंटीजेंट इवेंट माना नहीं जाए। कंटीजेंट इवेंट भी क्या होता है? आपकी विल के बियॉन्ड। आपकी विल में जो चीज है, मतलब आपकी जो इच्छा में है, वो फिर कंटीजेंट माना नहीं जाएगा। बस में आगे कर दो। और लास्ट क्या बोलता है? इवेंट भी क्या होना चाहिए? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब हो भी सकता है, हो सकता है वो ना हो। गॉट द पॉइंट? अब मुझे बताओ, ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या ये हमेशा ही एनफोर्सेबल होते हैं क्या? एक बार जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो पूरा करना ही पड़ेगा, या शिप के आने पर सामने वाला तुम्हें कब फोर्स कर सकता है कि खत्ती जी अब तो गुड्स देना ही पड़ेगा? कब? शिप अगर इंडिया आ गया तो। लेकिन अगर मान लो शिप पानी में डूब गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड? वो वॉइड, क्योंकि उसका आना क्या हो गया? इम्पॉसिबल। तो क्या मान लिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? दो वॉइड। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी, कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होते हैं? अरे आओ, चले गए, बिना इनविटेशन के आ गए थे। हाँ जी आओ, बताना। पहला एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि मैं आपको गुड्स दे दूंगा अगर वो शिप इंडिया आ गया तो। बताइए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? शिप अगर इंडिया आ गया तो, लेकिन डूब गया तो क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या कहता है फर्स्ट? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। कंटीजेंट है किस पे? इवेंट के हैपनिंग पर। तो ये एनफोर्सेबल कब होगा? जिस दिन वो इवेंट क्या हो जाएगा? हैपन। लेकिन वो शिप डूब गया तो, इसका मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, इसी एग्जाम्पल में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, सुनना। आपको गुड्स चाहिए, मैंने कहा भाई साहब कब चाहिए? तुमने कहा 20 तारीख को। मैंने कहा अगर 10 तारीख तक शिप इंडिया आ गया तो मैं आपको माल दे दूंगा। तो बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम मुझे कब बोलोगे खत्री जी अब तो गुड्स देना ही पड़ेगा? अगर 10 तारीख तक वो शिप इंडिया आ गया तो, और 9 को डूब गया तो वॉइड हो जाएगा। और 10 को छोड़ दो, 10 को इंडिया नहीं आया तो 11 को भी नहीं आया तो वॉइड हो जाएगा। लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में, उस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है? टाइम पीरियड का। किसका? तो यहाँ क्या कहता है? कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम। विद इन द फिक्स टाइम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होंगे? अगर वो इवेंट विद इन द फिक्स टाइम क्या हो गया? हैपन हो गया तो। लेकिन अगर वो इम्पॉसिबल हो गया तो, या टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो, और तो भी वो इवेंट नहीं हुआ तो, समझ गया? 10 तारीख निकल के वो शिप नहीं आया, या 9 को शिप डूब गया तो मतलब या तो वो इवेंट विद इन द टाइम पीरियड हैपन नहीं हुआ, या वो इम्पॉसिबल हो गया
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, वॉइड। गॉट द पॉइंट। सेकंड नंबर एग्जांपल हमने क्या कहा था, बायर 2 को मैंने क्या कहा था बताओ कदों, बायर नंबर 2 को मैंने कहा था कि भैया मैं आपको गुड्स दे दूंगा अगर वो शिप इंडिया नहीं आया तो। बताओ बायर नंबर 2 मुझे कब एनफोर्स कर सकता है कि खत्री जी गुड्स तो देने पड़ेंगे, जब वो शिप नहीं आया तो। अरे कब तक नहीं आया तो, टाइम पीरियड तो बताया ही नहीं। चलो मैंने बोला होता कि 10 तारीख तक नहीं आया तो 11 को तुम क्या बोलोगे, खत्री जी गुड्स दो, लेकिन मैं टाइम ही ना बताऊं तो तुम मुझे कब बोलोगे, खत्री जी अब तो आपको गुड्स देना ही पड़ेगा। सोच के देखो, अगर वो शिप डूब गया, जो शिप बायर 1 ने भेजा था वो शिप क्या हो गया, डूब गया। अब बताओ क्या होगा, अब तो डैम श्योर हो गया। क्या डैम श्योर हो गया, कि वो शिप अब नहीं आएगा, मतलब उसका आना क्या हो गया, इम्पॉसिबल। अगर उसका आना इम्पॉसिबल हो गया तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा या एनफोर्सेबल हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने बात ही क्या की थी, अगर वो शिप नहीं आया तो। जैसे कि एक बात सुनो, मेरे को एक ना बाहुबली वाला डायरेक्टर है ना राजा मौली, उसने बोला कि खत्री जी आप यार दिखने में तो स्मार्ट हो, फिल्म में काम कर लो। मैंने कहा रख लो बाहुबली में। उसने कहा बाहुबली में मैं आपको रख लूंगा पार्ट 3 में, अगर प्रभास ने रोल नहीं किया तो। बताओ मैं कब बाहुबली को कब उसको राजा मौली को बोल सकता हूँ कि अब तो आपको मुझे ही रखना पड़ेगा, प्रभास मर गया तो। क्योंकि अब प्रभास का आना क्या हो गया, इम्पॉसिबल, तो अब आपको मुझे ही रखना पड़ेगा। तो मतलब कि ये हैपनिंग वाले हैं या नॉन हैपनिंग वाले हैं, नॉन हैपनिंग वाले हैं। और वो नॉन हैपनिंग की जो बात थी, वो शिप नहीं आया तो, अब वो शिप डूब गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो कंफर्म हो गया वो शिप नहीं आएगा, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। तो क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट और इवेंट नॉट हैपनिंग। तो ये एनफोर्स केवल कब होंगे, जब उस इवेंट का हैपन होना ही क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। उससे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होंगे। अच्छा एक बात और, राजा मौली ने मुझे बोला खत्री जी अगर अगले 1 साल में प्रभास नहीं आया, प्रभास ने टाइम नहीं दिया, तो हम आपको रख लेंगे। फिर बाहुबली वाला जो रोल है, कौन कौन से बाहुबली आए में, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, अब कौन सा आएगा, खतरेंद्र। कौन सा बाहुबली आएगा बोलो, खतरेंद्र बाहुबली, बाहुबली के पापा, पापा के भी पापा। वो देखा ना शिवगामी बच्चा लेके जा रही होती है, उसका बाप कौन था, ध्यान है क्या, अब उसका भी बाप कौन था, दादा, वो मैं था, खतरेंद्र बाहुबली। लेकिन मुद्दा ये है कि राजा मौली ने मुझे बोला कि अगर प्रभास 1 साल में नहीं आया इस फिल्म में काम करने के लिए तो हम आपको रख लेंगे। तो बताओ मैं कब बोलूंगा राजा मौली को कि अब तो आपको मुझे ही रखना पड़ेगा, अगर प्रभास 1 साल में नहीं आया तो। अच्छा 6 महीने बाद प्रभास मर गया तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। तो लॉ क्या कहता है, ए बी हो गए, इधर डी हो गया था, ई पे आना, कंटिजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स पीरियड। नॉट हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, वो भी कब, टाइम दे रखा है। तो बताओ ये एनफोर्सेबल कब होगा, ये एनफोर्सेबल तब होगा जब व्हेन द टाइम एक्सपायर्ड और वो इवेंट हैपन नहीं होता है। टाइम भी एक्सपायर हो गया और वो इवेंट हैपन नहीं हुआ, टाइम एक्सपायर हो गया और इवेंट हैपन नहीं हुआ, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको माल दे दूंगा अगर बायर 1 का शिप अगर 1 महीने में नहीं आया तो। बताओ तुम मुझे कब बोलोगे खत्री जी कुछ भेजना पड़ेगा, 1 महीना खत्म हो गया और बायर 1 का शिप अभी तक इंडिया नहीं आया, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ मान लिया जाएगा। और मैं कहता हूँ 4 दिन बाद में वो शिप डूब गया तो इसका मतलब वो शिप अब इंडिया, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल। अगर वो चीज उससे पहले ही क्या हो गई, बिफोर फिक्स पीरियड, ये सर्टेन हो गया, क्या सर्टेन हो गया कि वो हैपन अब नहीं होगा, मतलब वो शिप अब इंडिया नहीं आएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दैट मूवमेंट पे ही क्या मान लिया जाएगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ मान लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। अच्छा इसमें कितने पॉइंट है देखना बेटा, ए बी हो गए, डी और ई हो गए। अब इसमें आता है कौन सा, एफ। एफ पे आना, कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने आपको बोला कि मैं आपको गुड्स भेज दूंगा अगर सन राइज होता है कहां से, वेस्ट से। जिस दिन सन वेस्ट से क्या होगा, राइज होगा, उस दिन मैं आपको माल भेज दूंगा। बताइए
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ये कंटीजेंट छोड़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट ही क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल किसी भी इवेंट के ऊपर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही माना नहीं जाएगा। तुमने मुझे बोला कि खत्री जी गुड्स भेज दोगे, तुमने मुझे बोला खत्री जी गुड्स भेज दोगे, मैंने कहा हाँ भेज दूंगा। जिस दिन दो स्ट्रेट लाइन, सॉरी, जिस दिन दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करेगी, कनेक्ट मतलब ना इंटरसेक्ट करेगी, उस दिन भेज दूंगा। तो क्या बकवास कर रहे हो? ये चीजें क्या है? इम्पॉसिबल है। और छोड़ो, मैं आपको कहता हूं कि कोई भी ऐसा इवेंट जो आपको पता है कि इट कैन नेवर हैपन, तुमने मुझे बोला खत्री जी गुड्स दे दोगे, मैंने कहा दे दूंगा। जिस दिन भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक कंट्री बन गए, तो आपको पता है ये चीजें क्या मानी जाएगी? इम्पॉसिबल। क्या मानी जाएगी? बोलो कदों? इम्पॉसिबल। हो सकता है हो जाए, मना नहीं है, अखंड भारत, लेकिन हम एक बार क्या मान के चलेंगे, ये चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। समझ गए बात? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड माने नहीं जाएंगे। और एक और आता है, कौन सा वाला पॉइंट? सी नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ना, एग्जाम्पल नंबर 11। सी नंबर पॉइंट में एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ना। ए एग्री टू पे बी, ए ने बी को बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगा अगर बी शादी करता है किससे? सी से। बताओ, मैं तंबोली को बोलता हूं कि तंबोली मैं तुझे दे दूंगा पैसा, मैं दे दूंगा तुझे पैसा अगर तू शादी करता है किससे? यस से। समझ के बाद तंबोली ने मुझे बोला देखो सर, मम्मी पापा ने हाँ भर दी, तो मम्मी पापा ने हाँ भर दी, तो अब तो मम्मी पापा हाँ भरेंगे या नहीं भरेंगे, अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन। लेकिन जब यश को पता लगा कि उसके ऊपर इतनी बड़ी नौबत आई है कि तंबोली से क्या करनी पड़ेगी? शादी, तो यश ने क्या किया? भाग के किसी और से क्या कर ली? शादी कर ली। समझ गए बात? सी ने शादी किससे कर ली? बोलो बेटा। डी से। बताइए, क्या अब जो मैंने तंबोली को ऑफर दिया था कि अगर तू शादी किससे करता है, यश से शादी करता है, तो मैं तुझे पैसे दूंगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्योंकि अब इन दोनों की शादी होना क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? इम्पॉसिबल। लेकिन सर पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो हो सकता है कि यश को तंबोली के सच्चे प्यार का क्या हो जाए? एहसास हो जाए, वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे, वापस तंबोली के पास में आ जाए। लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं हम कभी मान के नहीं चलते हैं। तो सर क्या बकवास है? ये बकवास मेरी नहीं है, आईसीआई की है। समझ गए ना? इट इज दो पॉसिबल, पॉसिबल है कि डाइवोर्स हो जाए, पॉसिबल है कि क्या हो जाए? डाइवोर्स हो जाए। लेकिन हम मान के क्या चलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया? वॉइड हो गया। सर को ढंग का एग्जाम्पल दो। ढंग का एग्जाम्पल देता हूं, समझना। मैं चलाता हूं एक रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या चलाता हूं बेटा? रिक्रूटमेंट एजेंसी। समझते हो क्या बेटा? रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है? जिन कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं वो किसको बोलते हैं? रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोलते हैं। कंपनी ए ने, किसने? कंपनी ए ने रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोला कि हम तुझे 1 लाख रुपए दे देंगे अगर तू मिस्टर ए को रेडी कर दे कि वो हमारी कंपनी में क्या कर ले? जॉब। समझ गए ना? कंपनी ए ने क्या बोला? नाम चेंज कर लेते हैं, मिस्टर एक्स। कंपनी ने क्या बोला? बोलो तो। कंपनी ने रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोला हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, हम आपको क्या देंगे? 1 लाख रुपए देंगे अगर आप मिस्टर एक्स को रेडी कर लेते हैं कि वो हमारी कंपनी में क्या कर ले? जॉब कर ले। अच्छा, मिस्टर एक्स जो है ना, उन्होंने अभी लेटेस्ट किसी कंपनी से रिजाइन दिया है, किसी कंपनी से अभी क्या दिया है? रेजिग्नेशन दिया है, अभी वैकेंट है, ये अनएम्प्लॉयड है। और रिक्रूट, अच्छा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर था, माइक्रोसॉफ्ट का था, कोई बहुत बड़ी कंपनी में क्या था? डायरेक्टर था। अच्छा, अब कंपनी ए ने रिक्रूटमेंट एजेंसी को बोल दिया कि मिस्टर एक्स को मना ले, हम तेरे को 1 लाख रुपए देंगे। क्या देंगे? 1 लाख। रिक्रूटमेंट एजेंसी बोला ठीक है साहब। तो बताओ, रिक्रूटमेंट एजेंसी को 1 लाख रुपए कब मिलेंगे? अगर मिस्टर एक्स उस कंपनी में काम करने के लिए मान गया तो। लेकिन सुनना मेरी बात, मिस्टर एक्स ने इस दौरान एक अनदर कंपनी को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। बताओ, मिस्टर एक्स ने जो किया उससे क्या हुआ? जो इस कंपनी का और रिक्रूटमेंट एजेंसी का क्या हुआ था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो अब क्या हो गया? इम्पॉसिबल। क्या हो गया?
इम्पॉसिबल। तो लॉ क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो जाएगी कब? अगर कंटिजेंट था किसी कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पर, किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे क्या था, डिपेंड करता था। कंडक्ट क्या? मिस्टर एक्स अगर मान गए तो मिस्टर एक्स कौन है? लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे क्या करता था? डिपेंड करता था। लेकिन हुआ क्या कि लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया। कौन सा कंडक्ट किया? कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे हमारा वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इम्पॉसिबल। क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी क्या होगी? क्रिएट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? सीज। सीज का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन से कंपनी ए और रिक्रूटमेंट एजेंसी के बीच का जो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? इम्पॉसिबल। बस समझ आ गई? अब एक काम करना आप लोग, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक यूनिट में आपको पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा हुआ है छोड़ देना, क्योंकि वेजरिंग जब मैं कराऊंगा दैट मूवमेंट पे आप क्या कर लेना, इसको यहाँ से कवर कर ले। जिन्होंने कर रखा है वो कर लेना कवर इसको, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो यूनिट का रिवीजन तो वहां से रिवाइज करके इसको क्या कर लेना, कवर कर लेना। ये तुम्हारा यूनिट नंबर कौन सा था बेटा? 6 था क्या? कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन होता है कंप्लीट। समझ गए बात? थैंक यू, टाटा, बाय बाय।